बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूँ महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, अगर बात की जाए रियासत की तो हालिया एक प्रोग्राम में मैंने आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की जो एक रिपोर्ट थी वो आप लोगों के सामने रखी थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 10 बड़े ख़तरात का सामना होगा, जिनमें दहशतगर्द हमले, साइबर सिक्योरिटी, महंगाई, मौशी बहरान, इलाकाई और माहौलियाती ख़तरात शामिल थे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की शरह नमू 2% तक महदूद रहने की भी पेशगोई की गई थी। और नाज़रीन, अगर इसी पेशगोई की अगर हम बात करें तो ये तो अभी हकीकत में बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या हक़ाइक़ हैं, क्या वाकई ये जो 10 मुश्किल या फिर कहूँगे जो ख़तरात को जो जिक्र किया है, क्या वाकई ये पाकिस्तान पर जो है वो इस वक्त मंडला रहे हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और IMF की अगर बात की जाए तो IMF की एक और शर्त जो है वो कबूल कर ली गई है। हुकूमत ने जो है वो बिजली महंगी करने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, मार्च तक जो है वो 3 रुपये जो है वो फ़ी यूनिट, और अगस्त तक अगर हम बात करें तो 6 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो इजाफ़ा करने की भी जो है वो बातचीत चल रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात तो नाज़रीन चूँकि वो सिलसिला जारी है, लेकिन ये जो बिजली सब्सिडी पर जो कमी का इस वक्त या फिर इसको ज़्यादा करने का जो ज़ोर दिया जा रहा है, आवाम पर महंगाई का एक बड़ा बोझ है। चूँकि लोड शेडिंग वैसे के वैसे ही है, पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में भी जो है वो मज़ीद इजाफे किए जा रहे हैं, और हुकूमत का इसके ऊपर कोई नोटिस ना लेना और डिफेंड करना कि ये मुश्किल वक्त भी टल जाएगा, कब टलेगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसहाक डार का इमरान खान को मईशत पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में जो मौशी शरह नमू है वो मनफी हो गई थी। उन्होंने पैसे लिए ज़कात के नाम पर और उनको खर्च किया अपनी सियासत पर, जबकि हमारे दौर में मुल्क 20 बड़ी मईशतों में था, और अभी इस मुश्किल घड़ी से रियासत को हम ही बाहर निकालेंगे। क्या इनके दावे सच हैं या फिर किस हद तक ये सिर्फ सियासी ऐलानात, सियासी वादे हैं, इसके ऊपर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और अगर नाज़रीन बात करें सियासत की तो मरियम नवाज़ की वतन वापसी हो चुकी है, और आते साथ ही जो पार्टी में एक इंतशार फैलते हुए दिखाई दे रहा है, हक़ाइक़ क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर बनाने पर शाहिद खान जो है वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। फवाद चौधरी की ज़मानत पर रिहाई के बाद शेख रशीद गिरफ़्तार हो गए हैं, और सहाफ़ी इमरान रियाज भी गिरफ़्तार हो गए हैं। इनके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर स्टेटमेंट दिया कि उनकी जो जान को ख़तरा है या जो साजिश कर रहे हैं उनमें जो है वो आसिफ जरदारी का नाम है। अब तो ये है कि इमरान खान को प्रूव करना पड़ेगा, सबूतों के साथ जो है वो सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी ने जो है वो उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जुर्माना भी हो सकता है, जिसमें 10 अरब का भी जिक्र किए जा रहे हैं। ये जो सियासत और रियासत में चल क्या रहा है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में एडवोकेट नबीला इरशाद साहिबा, जो कि चेयरपर्सन है जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद प्रोग्राम में। साथ ही उनके तशरीफ़ फरमा हैं नवीद अमान ख़ान साहब, जो कि दानिश्वर भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, बहुत से बुक्स के ऑथर्स भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, हमें लाइन पर ज्वाइन किया है नुसरत वहीद साहिबा ने, साबिक़ मेंबर नेशनल असम्बली हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद एडवोकेट साहिबा, मुझे बताइएगा, ये जो गिरफ्तारियों का एक सिलसिला जारी हुआ है, फवाद चौधरी चूँकि अभी ज़मानत पे बाहर आ गए हैं, आज देखा गया है कि शेख रशीद की भी गिरफ़्तारी हो गई है, सहाफ़ी भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। क्या समझते हैं ये तमाम मामला किस बात की तरफ इशारे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया महविश, और जो आपने जैसे जिक्र किया कि जिस तरीके से गिरफ़्तारियाँ और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये किसी तौर के ऊपर इसको सराहा नहीं जा सकता, और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं
और मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। आज़ाद कश्मीर और कश्मीर जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे इस किस्म का माहौल रवा रखा जाता है तो इससे बहुत सारे कश्मीरियों के हौसले जो है वो पस्त होते हैं, और पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन जो है वो किसी तौर ना तो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है और ना ही कश्मीर के हक़ में बेहतर है और ना ही गिलगित बल्तिस्तान के हक़ में है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से सियासत को सियासत के तौर के ऊपर सियासी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए, सियासत का जवाब सियासत से देना चाहिए, सियासत का जवाब किसी तौर के ऊपर जेलों से नहीं, किसी तौर के ऊपर जो है इस तरीके से लोगों को जेलों के अंदर बंद करना, उनकी विक्टिमाइजेशन करना, ये किसी तौर के ऊपर नहीं है, तो एक फाशिज़म है। तो हम इसकी बिल्कुल इसको हम सियासत कह भी नहीं सकते इस वक्त, चूँकि जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की। नाज़रीन, बढ़ते हैं यहाँ पर नुसरत साहिबा की जानिब। नुसरत साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। आप बताइएगा, ये जो एक गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हुआ है, कहीं इसका आखिरी निशाना इमरान खान तो नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत जिस तरह आई है, जाहिर है वो नजर आ रहा था कि एक बहुत बड़ी साजिश इंटरनेशनली हो रही थी कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को गिरा दिया जाए, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत जो कुछ कर रही थी वो इससे पहले आने वाली किसी हुकूमत ने कभी नहीं किया। आपने देखा 3.5 साल में कोई धमाके नहीं हुए, 3.5 साल में कोई ड्रोन हमले नहीं हुए। अमेरिका जब हार के वापस चला गया तो उसके बाद उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की जमीन उसको किसी तरह अपने ऑपरेशन ऑपरेट करने का मौका मिले। लेकिन आपको पता है कि जब खान साहब ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, तो उसके बाद ये होना था और वो हुआ। आपको पता है, लोग वैसे ही हमारे यहाँ बिकने के लिए बहुत जल्दी तैयार होते हैं, और अमेरिका का आशीर्वाद मिल जाए तो उसको क्या कहा जाए, उसके बाद तो कोई चीज रह नहीं जाती। लोग इतनी तेजी से फिसलते हैं कि वो हमने खुद देखा, हमारी जमात के लोग किस तरह कोई एक दो नहीं बल्कि मेरे ख्याल में 20-22 लोग जो थे वो चले गए, और सिंध हाउस में किस तरह मंडी लगी, किस तरह सारा कुछ हुआ। और उसके बाद जब आप गिरा भी देते हैं, ठीक है, हुकूमत गिर गई, अब आपको मिल गई, आप आराम से कीजिए, लेकिन नहीं, वो चूंकि दिल में इनके इतनी ज्यादा नफरत है एक अकेले आदमी के लिए कि वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। आप देखें कि हम लोग असेंबली से निकल के आ गए, हमने इनको 100% चांस दिया कि आप करें, काम करें, लेकिन इनके काम क्या थे? इनके काम तो सिर्फ ये थे कि ये नैब को खत्म कर दें। इनके काम ये थे कि नैब के कानून को खत्म कर दें, करप्शन के जितने इनके ऊपर केसेस थे वो सब खत्म करवा लिए गए। 49 करोड़ तक की करप्शन के ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा, और अगर बीवी बेटा या ससुर या बाप या किसी के ऊपर भी जायदाद है तो वो नहीं पूछा जाएगा, उससे नहीं पूछा जाएगा जिसके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि इस तरह ये निकल जाएंगे, शायद निकल जाए इस दुनिया में, शायद वो सुकून की जिंदगी गुजार लें, लेकिन जो आखिरी वक्त है, जिस वक्त हिसाब होगा, उसका मैं सिर्फ अंदाजा कर सकती हूँ कि ऐसे लोगों का क्या हशर होगा। लेकिन फिर उसके बाद भी आप देख लें, उसके बाद आप देख लें कि किस तरह खान साहब के ऊपर हमला करवाया गया, और एकदम उसका मैसेज रिकॉर्ड करवाया गया, और पुलिस वाले साहब ने उसको अपना फोन दिया। उसके बाद वो जनाब एक मैसेज आया, फिर दूसरा मैसेज, वो नशर हो रहा है। इतनी जल्दी तो कभी कुछ होता ही नहीं है। और जब उसका टेस्ट लिया गया झूठ और सच वाला, तो उसमें पता चला कि वो तो बाकायदगी से ट्रेन था, और वो अकेला नहीं था। उस वक्त भी हमें नजर आ रहा था कि अकेला नहीं था। उस वक्त ही टीवी ने दिखाया था कि एक दरख्त के साथ सीढ़ियां लगी हुई है और मकान की छत के ऊपर लोग थे, उस वक्त नजर आ रहा था। तो गोलियां वहां से भी बरसाई गई, गोलियां यहाँ से भी बरसाई गई, और कोई एक और जगह जहाँ से 3 जगहों से हुई, लेकिन बात वही है। देखें, मारने से बचाने वाला बड़ा है। अल्लाह को उनसे कोई ना कोई काम जरूर लेना है, और इंशाल्लाह वो लेगा, उसको जिंदगी उससे दे अल्लाह मियां। जिस तरह वो पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना रहे थे, जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत हो रही थी, जिस तरह ग्रीन कार्ड आगे जा रहा था, अब देखिए इंडस्ट्रीज हमारी 100% पे काम करना शुरू हो गए, रेमिटेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई, और मतलब एक एक चीज बेहतर हो रही थी। डैम्स 40 साल के बाद 3 डैम्स बनना शुरू हुए, लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो गई थी, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा था। लेकिन आप जब सुबह पास के आगे गुलाम नहीं बनेंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलें, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। नवीद साहब, ये गिरफ्तारियों का सिलसिला रुकते हुए नजर आ रहा है आपको, या फिर इमरान खान लास्ट टारगेट होंगे? अच्छा, ये गिरफ्तारियों का सिलसिला रुकता हुआ तो नज़र नहीं आता।
यकीनन इमरान खान ही इसका टारगेट है। लेकिन ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने उस पुरानी रवायत को फॉलो किया और कंटिन्यू किया जो नून और पीपल्स पार्टी के अदवार में होता था। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से कौन सी पुरानी रवायत? गिरफ्तारियों का। और तो पीपल्स पार्टी की लास्ट गवर्नमेंट इस हवाले से ठीक थी कि उन्होंने कोई गिरफ्तारियां नहीं की, और बल्कि जो कुछ जेल में भी 2-4 लोग थे उनको भी उन्होंने रिहाई दे दी, सियासी कैदियों को। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने 4 साल के दौर में फोकस ही मुख्तलिफ पार्टियों के सियासतदानों को जेलों में डालने से पे किया, जबकि मेरा ख्याल है कि वो फोकस अगर इकोनॉमी की बेहतरी के लिए या मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से वो करते या कौम की तामीर के हवाले से करते, जो कि पूरी कौम को तवक्को थी, क्योंकि पूरी कौम ने बड़ी मोहब्बत से उनको वोट दिया था और सब नौजवानों की भी तवक्को थी कि वो उनके हीरो होंगे और वो सबकी किरदार संवारेंगे। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा वो ट्रैक से हट के। लेकिन पीटीआई तो अभी भी दावा करती है कि मईशत तो हमने बेहतर की थी। पार्टियों के दावों की बात और है, मैं तो वो बात करूँगा जो मैं महसूस करता हूँ बतौर पाकिस्तानी। उस दौर में भी अगर पीडीएम ने जब उनकी हुकूमत गिराई थी, तो अगर ये पीडीएम एक गलती ना करती तो इमरान खान साहब बिल्कुल चारों शान चित हो चुके थे। वो उनकी गलती ये थी कि उन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया और वो 1 साल के या 1.25 साल के इक़्तिदार में चले गए। ये उनकी बहुत बड़ी सियासी गलती थी। जिस वक्त वो नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई थी, अगर उसके बाद फ़ौरन ही पीडीएम वाले ऐलान कर देते कि हम नए इलेक्शंस में जा रहे हैं, तो आज इस वक्त इमरान खान का कोई वजूद ना होता, क्योंकि इमरान खान अपनी पस्त तरीन मकबूलियत के लेवल पर थे उस वक्त। लेकिन जब वो चुके, वो अपने वादे और ऐलानात पूरे ना करने की वजह से ना, एब्सोल्युटली, अगर वो कर चुके होते तो डिफरेंट सूरत हाल होती। आप ये देखें कि आप इकोनॉमी की हालत का इससे अंदाज़ा लगा लें कि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए 18 से लेकर अब तक 6 वज़ीर ख़जाना हम बदल चुके हैं और किसी से हमारी इकोनॉमी संभली नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत तो नवीद साहब क्या समझते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई हैं ये पीटीआई से ही स्टार्ट हुई हैं? नहीं, देखें, कोई भी इस तरह का पॉलिटिकल या इकोनॉमिक क्राइसिस कभी भी, या लॉ एंड ऑर्डर की बात भी कर लें, तो वो अचानक नहीं होता। अचानक नहीं होते। हमने इससे पहले भी देखे, पहले की भी हुकूमतें, पहले की भी जमातों ने जो बेड़ा गर्क किया वो भी दिखा। लेकिन एक जो हाई पीक पर गई महंगाई, वो पीटीआई के दौर में आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नुसरत साहिबा, क्या एग्री करेंगी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं एग्री करूंगी। मैं कैसे एग्री कर सकती हूँ इस बात से? आप ये देखें, अगर इकोनॉमी हमारे दौर में खराब हो रही होती, कोरोना डेज के बावजूद, कोरोना आपको पता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी टॉपर डाउन हुई है। अमेरिका की -17 पे चली गई और इंडिया की -6% पे थी। हमारी उस वक्त भी -1 पे थी, लेकिन फिर आस्ता आस्ता हम इसको लेके गए और जब हम गए हैं हुकूमत से, उस 6% पे थी। ये हमारे जाने के बाद इनकी जब हुकूमत आई है तो ये फिगर्स इन लोगों ने दिए हैं। तो जब अगर 6% पे गई है तो कैसे चलेगी? जाहिर है कुछ काम हो रहे थे तो उसकी वजह से गई ना। IMF के पास भी आपको पता है कि हम 1.5 साल इंतजार करने के बाद गए थे, क्योंकि उस वक्त तक जो कुछ हमारे पास था उसको पूरी तरह यूटिलाइज किया गया और दोस्त ममालिक से, मुसलमान ममालिक से जो मदद मांगी गई, वो ना सिर्फ ये कि मुल्क की इकोनॉमी को चला रही थी, बल्कि कर्जे भी वापस कर रहे थे इन लोगों के। ये $8 अरब छोड़ के गए थे रिजर्व में, हमने उसको $18 अरब पे किया। फिर उसके बाद, अब मैं जिस तरह से पहले कह रही थी, हमारे कारखाने बेइंतहा तेजी से बढ़ गए। हमारे रेमिटेंस जो बाहर से आ रही थी वो उसकी आप देखें फिगर्स तो हैरान हो जाता है इंसान, अब इनके पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लोगों को एतबार था, लोगों को एतबार था कि ये जिसके पास हम पैसे भेज रहे हैं, जिस हुकूमत के पास, वो सही मानों में हुकूमत में लगाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हम इनको भेजें ये किसी और चीज में लगा लें। इकोनॉमी बाकायदगी से बेहतरी की तरफ जा रही थी, इसको हम उस पे नहीं कर सकते कि जी। तो फिर मुझे नुसरत साहिबा, फिर ये भी नुसरत साहिबा ये फरमाइएगा ना, फिर अगर तो मईशत ठीक चल रही थी, महंगाई इतनी नहीं थी अरूज पर, तो फिर महंगाई के नाम पे ही आप लोगों की हुकूमत तोड़ी गई ना, वो कामयाब कैसे हो गए फिर?
यही तो मसला है। वो एक्चुअली वो बता रहे थे दुनिया को कि इन्होंने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है और हम आएंगे तो चीजें सस्ती कर देंगे, कोरोना को बिल्कुल इग्नोर करके, क्योंकि कोरोना ही सबसे बड़ा आप कहें एस्पेक्ट था महंगाई का। उसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रही थी, बल्कि खान साहब बार बार अपनी आवाम से बात करते थे और कहते थे कि जैसे ही चांस मिलेगा हम कम करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने सब्सिडी भी दी पेट्रोल में। और आपको पता है पेट्रोल के ऊपर ही सारी महंगाई डिपेंड करती है कि अगर तेल आपका महंगा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। ये सिर्फ बहाना बना के आ रहे थे, इनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, इनका आवाम से कभी भी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं है। रोटी कपड़ा मकान की जो बात करके आते थे वो उन्होंने अमान साहब बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मैं थोड़ी सी मेरी गुजारिश थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये कि इकोनॉमी के एतबार से अगर आप देखें कि अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी थी तो वो उनकी गवर्नमेंट तो गई ही इकोनॉमी के एतबार से थी। आज अगर चलें हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब बहुत बड़ा एक मईशतदान हैं और वो मुल्क की इकोनॉमी को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने 4 वज़ीर ख़जाना भी बदले और पूरी दुनिया के जितने भी हेड ऑफ़ द स्टेट्स और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स हैं उनको तो इकोनॉमी पे लेक्चर्स भी इमरान खान साहब देते थे। महातीर मोहम्मद को भी, शी जिनपिंग को भी, प्यूटन को भी, MBS को भी, एर्दोआन को भी, वो बताते थे कि इकोनॉमी कैसे बेहतर करनी है। आज अगर इकोनॉमी आप गवर्नमेंट दे दी जाए इमरान खान साहब को तो इमरान खान साहब फिर जिस तरीके से इकोनॉमी बेहतर करेंगे वो 4 साल की पिछली गवर्नमेंट की रोशनी में ही करेंगे। अब दूसरी बात मैं आपकी बता दूँ कोरोना के हवाले से, तो जब कोरोना हो रहा था तो कोरोना के ज़माने में मैं बरतानिया में था और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी। उस हुकूमत ने पाकिस्तान के कारोबारी तबके को और पाकिस्तान की आवाम को कोरोना के मुश्किलात में संभालने में क्या किरदार अदा किया? कुछ नहीं किया। मैं बरतानिया में था और मुझे पता है कि बरतानिया की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को किस तरीके से संभाला और कैसे कोलैप्स होने से बचाया पूरी सोसाइटी को, और कैसे अपने इमेज को बिल्ड किया, क्योंकि उससे पहले ब्रेग्जिट हुआ था और ब्रेग्जिट में उनकी बड़ी ठाठ बाट थी कि जनाब हम इसलिए अलहदा हो रहे हैं कि आप यूरोप वाले हमें खाते हैं, हमारे वसाइल को और रिसोर्सेज को, तो हम आपसे अलहदा इसलिए होना चाहते हैं कि हम अपने आप को ज़्यादा समझते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इकोनॉमिकली। उस इमेज को कायम रखने के मेरा एक जुमले की इजाज़त दे दीजिए मुझे। उस इमेज को और अपनी कौम को उस क्राइसिस में से बचाने के लिए उन्होंने उनको बिलियंस ऑफ पाउंड्स लोगों को ट्रांसफ़र किए, छोटे से छोटे कारोबारी को भी और बड़े से बड़े कारोबारी को। मिनिमम जो वहाँ पे उन्होंने लोगों को सहूलत दी वो 10,000 पाउंड थी, 10,000 पाउंड से लेकर लाखों पाउंड को। और वो कैसे दिया उन्होंने? अगर आज आपने कहा कि मेरा फलां कारोबार था और वो कारोबार मेरा उसमें मुतासर हुआ तो आपने एक ईमेल की, बस उसके बाद आपने किसी को कुछ नहीं कहा, आपने कोई फेरा नहीं लगाया। सिस्टम बनाया ना उन्होंने तो। आज आपने किया, नेक्स्ट डे इस वक्त आपके अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये था सिस्टम जिसकी वजह से वो कोलैप्स होने से बच गए। अच्छा, इस पे हमारी हुकूमत ने क्या किया? इस पे मैं बात करना चाहूँगी। एक मिनट नुसरत साहिबा मुझे 1 मिनट दीजिए ना, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी नबीला साहिबा। जो नवीद साहब ने जो बात की है मैं इससे इख्तलाफ रखती हूँ। वजह ये है कि आपकी पार्टी चूंकि PTI के साथ नहीं, उसकी ये रीज़न है। आप सुन लीजिए फिर आप अपनी राय दीजिए। बात ये है कि आप पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हैं बरतानिया के साथ। बरतानिया वो मुल्क, कंपैरिजन तो PTI करती आई है। सुन लीजिए आपने बात की। बरतानिया जो है वो मुल्क है, जब पानामा में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून के वालिद का नाम आया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें साबित होने के बावजूद, सज़ा याफ्ता होने के बावजूद आप उन चीज़ों को मान ही नहीं रहे। आपने अपने मुल्क का सिस्टम इस कदर ख़राब कर दिया, आपके सारे इदारे कमज़ोर हो गए, तमाम इदारों को आपने पोलिटिसाइज़ किया। उसमें तमाम लोग शामिल हैं, किसी एक सियासी जमात का नहीं, लेकिन तमाम के तमाम इदारे, जुडिशरी देख लें आप, अदलिया के अलावा जो है जितनी सियासी जमातें देख लें, पार्लियामेंट देख लें, मीडिया देख लें। अब जहाँ तक पेंडेमिक ये जो कोरोना का था उससे बिल्कुल मैं इस बात को कहने में मुझे कोई ममानियत नहीं है कि इमरान खान साहब ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो ये मुल्क है, इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से कोरोना को मैनेज किया वो लायके तहसीन है। हमारा मसला ये है कि हम जब हमारे लोग जब इक़्तिदार से चले जाते हैं तो हम उस वक्त कहते हैं कि जी वो दौर थोड़ा बेहतर था,
अब बहुत बुरा आ गया है। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं इस वजह से नहीं कि हमने सपोर्ट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन ये चीज़ें जेन्युइन हैं। आप बरतानिया में रहे, लेकिन हमने यहाँ पे रह के देखा, फेस किया है, चीज़ों को देखा है। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट नवीद साहब ने कंपैरिजन नहीं किया। कंपैरिजन डे फर्स्ट से सियासी जमातें करती आई हैं, और स्पेशली पीटीआई ने कहा है कि दुनिया भर में देख लें और हमने क्या पाकिस्तान में किया, ये पीटीआई का ही मौक़िफ़ था। सेकंड, मुझे ये मुझे बताइएगा ना कि क्या वाकई आप ये मानती हैं कि जो एक इन्फ्लेशन की एक लहर जो अप हुई वो पीटीआई के दौर में ही हुई? घी का पैकेट, गोश्त, हाँ, कोरोना तो आया ही पीटीआई के दौर में था ना, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कैसे कह दें, ये इसी दौर में कोरोना आया। वो इनके लिए फॉर्चुनेट था, इस वजह से वो 3-4 साल निकाल गए। अगर फॉर्चुनेट नहीं चल सकती थी। देखे ना, ये एक सदी की सबसे बड़ी पेंडेमिक है, ठीक है। हम कहने को कोरोना का तस्वर, क्योंकि लोगों को नहीं अंदाज़ा नहीं हो रहा ना कि किस तरीके से ये इस वबा का मुकाबला, किस तरीके से इमरान खान को कहा गया ना कि कंप्लीट जो है डाउन किया जाए, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं किया, बल्कि उन्होंने बड़ा बेहतर तरीके से मैनेज किया। पूरी दुनिया ने तारीफ की, हम करें या ना करें, सारी दुनिया ने की। कंपैरिजन में जो सिस्टम की कह रही हूँ कि हमारा नहीं हो सकता, उसकी रीज़न ये है कि हमने अपने इदारों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तरीके से चलने के लिए हमने उनको एम्पावर होने ही नहीं दिया। हमने हर इदारे ने दूसरे इदारे की उसमें टांग अड़ाई, और हमने अपने इदारों को मजबूत नहीं होने दिया, जिसकी वजह से सिस्टम नहीं, जैसे आपने कहा, शायद इसीलिए आज हम इसी जगह पर है। बिजनेस अगर ख़राब हुआ तो आप एक ईमेल कर दें या मैसेज कर दें, तो बरतानिया में वो आपको कंपनसेट कर देते, लेकिन यहाँ पे आपको कैसे कंपनसेट करेंगे कि आपको आपका सिस्टम ही कोई नहीं है। अच्छा, नहीं मैडम, इसमें गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जब आए थे ना, तो पूरी कौम को एक होप थी कि ये निज़ाम की बेहतरी होगी। पीटीआई वालों को भी थी, शायद उन इदारों को भी थी जो उस वक्त वन पेज पे थे, तो होप सभी को थी, मुझे तो तब भी नहीं थी। और अच्छा, वजह क्या थी, आपको तब भी नहीं थी? मुझे पता था कि क्या होगा। जो होप थी वो होप नहीं पूरी हुई। इमरान खान साहब जब आए थे ना, तो अगर वो ट्रैक पे रहते, अगर वो डायरेक्शन अपनी दुरुस्त रखते, नहीं, ट्रैक पे तो वो रहने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है, वो उन्होंने अपनी तरफ से तो बेस्ट ही दिया है ना। देखिए, उनकी फिर इसका मतलब है कि इनकैपेसिटी थी, जितनी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से उन्होंने डिलीवर किया। अगर वो ट्रैक पे रहते और डायरेक्शन दुरुस्त रखते तो वो बहुत अच्छा डिलीवर करते। मेरा ये मानना। ट्रैक पे हटने की क्या वजह रही आपके मुताबिक? उसकी वजह ये थी कि वो एक तो उनका जो उनकी मुशावरत जो थी, उसने उन्हें रास्ते अपनी उस फोकस नहीं होने दिया। दूसरी बात ये थी कि इमरान खान साहब को एक बात की समझ आ गई थी, वो ये थी कि मैं अगर इक़्तिदार में आऊँगा तो इस तरीके से आऊँगा, और अगर इक़्तिदार में सर्वाइव करूँगा तो इस तरीके से सर्वाइव करूँगा। इसलिए उन्होंने पकड़ धकड़ को कैद में डालना, जेलों में डालना, और फिर उनको करप्शन के इल्ज़ामात लगाना, उस पर उन्होंने फोकस किया। वो ठीक किया। अगर वो वाकई करप्ट थे, हम मान जाते हैं एक मिनट के लिए, अगर वाकई वो करप्ट थे तो उनको कैद करते। सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब को कैद किया और उसके बाद उनको भी जहाज़ पे चढ़ा दिया। आप जरदारी साहब को नहीं किया, मौलाना को नहीं किया, और बाकी लोगों को नहीं किया, आप उनको भी पकड़ते ना। आप कहते हैं कि जी आप यहाँ आ गए हैं, अब आप पैसे देंगे कौम के तो अब आपकी जान छूटेगी। जब तक आपकी जान आप नहीं पैसे देंगे, आप मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। फिर वो जब अदालतों में गए और सबके सब छूट गए। अच्छा, ये जो कल्चर डेवलप हुआ ना, वो इस पे फोकस कर गए। चलें, ठीक है जी नुसरत साहिबा। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये वाले बिल्कुल इल्जामात बेइंतहा भुनने, जो हमने एक्चुअली नैब को और अदालतों को, एफआईए को बिल्कुल आजाद कर दिया था, और उनकी मर्जी थी। वो जिन लोगों के ऊपर जो भी मुकदमे थे वो आगे लेके चल रहे थे। नैब आपको पता है हमने नहीं बनाई थी, हमसे बहुत पहले की बनी हुई, दोनों जमातों ने एक दूसरे के ऊपर बनाई थी, और यही दोनों एक दूसरे के ऊपर मुकदमे करते थे और गिरफ्तारियां करते थे। 11 साल जो जरदारी साहब जेल के अंदर रहे, जिसमें उनकी जबान तक काटी गई, वो हमने नहीं की थी। हमारे दौर में सिर्फ इतना हुआ कि हमने इन तमाम इदारों को आजाद कर दिया। उनको फोन करके नहीं कहते थे कि इसको इतनी सजा दो, इसको इतने दिन जेल में रखो, इसको फला करो और फला नहीं करो। इस किस्म की कोई चीज नहीं थी। खान साहब मुंह से जरूर कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन उसके बावजूद जब एनआरओ दिया गया। अच्छा, नुसरत साहिबा, इस बात की भी वजाहत कर दीजिए ना कि 90 रोज़ में अभी 2 बड़ी जो असम्बली आप लोगों ने तहलील कर दी, वहाँ पर 2 बड़ी सूबों में जो है वो इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन अभी तक कोई तारीख ना दी गई है। क्या करेंगे अभी आप लोग आगे? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि खान साहब वो इंसान हैं जो इतने ज्यादा धोखे खाने के बावजूद अभी तक इंसानों पे यकीन रखते हैं। धोखे किससे खाए? धोखे किससे खाए नुसरत साहिबा?
धोखे खान साहब ने खाए हैं, और किसने खाए हैं? किससे खाए हैं? ऑपोजिशन से ये आपको नहीं पता? आपको नहीं पता इस बात का? अब आप वजाहत कर दें, हमारे जहनों में तो बहुत से नाम घूम रहे हैं। तो आप मुझे बोलने देंगी तो बात होगी, क्योंकि आप बताएं। ज्यादा शोर होता है, मुझे नहीं समझ आ रही होती तो बात मुझे नहीं पता। मुझे इलेक्शन का बता दें, प्रोग्राम मुझे वाइंड अप करना है। ये कह रही हूँ कि ये लोग नहीं देंगे तारीख, क्योंकि इनको पता है कि ये हार जाएंगे। 2000 साल पहले रोमन एम्पायर का एक बादशाह था, उसने ये बात की थी कि जब आपके जाने पहचाने लोग सारे इकट्ठे हो जाएं एक आदमी के खिलाफ, तो आप आंख बंद करके उस आदमी के पीछे चलो, क्योंकि ये सारे करप्ट है। तो ये 2018 में भी तो सारे इकट्ठे हो गए थे एक आदमी के हक में। और वो उस आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही समझ, आप क्या बोल रहे हैं? आप इसमें क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी जवाब बोलती हूँ क्या? आप मुझे बोलने दें, उसके बाद आप बोलते जो भी आपने बोला है। आप तो इंग्लैंड से कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान को। इंग्लैंड और पाकिस्तान की कोई बात है करने वाले कंपेयर? आप अमेरिका से करना शुरू हो जाए, आप फ्रांस से करना शुरू हो जाए, ये कोई बात है भला करने की? आप ये देखेंगे कोरोना में किस तरह स्मार्ट लॉकडाउन किया खान साहब ने, किस तरह लोगों को मरने से बचाया, किस तरह उनको एहसास प्रोग्राम के तहत। नुसरत साहिबा मेरा सवाल ये था, नुसरत साहिबा मेरा सवाल ये था कि 90 रोज मेरी सुन लीजिए ना नुसरत साहिबा, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी 90 रोज में आपने कहा कि तारीख इन्होंने नहीं देनी है। जब इन चीजों का इल्म आप लोगों को है तो नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है आप लोगों की इलेक्शन 90 रोज में करवाने की? क्योंकि उसके बाद तो आर्टिकल 6 लग जाएगा अगर इलेक्शन नहीं हुए। असूलन आइन के तहत 90 दिन के अंदर होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये लोग इंतहाई डरपोक और बुज़दिल, इमरान खान साहब सारी हुकूमत आइन के तहत करते रहे ना। एक मिनट नबी साहब बोलने देना है। जी नबी साहब प्लीज आप बोले। नुसरत साहिबा क्या करेंगे नेक्स्ट में? क्या पीटीआई क्या करने जा रहे हैं? हम लोग इस वक्त सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, ठीक, जो एक आईनी तरीका है उसके हिसाब से हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, या एक को गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरे को गिरफ्तार कर रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, दूसरे को पकड़ रहे हैं। इतना हरासमेंट इन्होंने फैला दिया है उन चीजों के ऊपर जो कि इससे मेरे ख्याल में ट्रिपल टाइम ज्यादा इन लोगों ने इस किस्म की बातें की हुई हैं। लेकिन हमारी तरफ से अगर कोई जरा सी भी बात करेगा तो उसको फौरन पकड़ के जेल में डालो, कितने घंटे सड़कों पे गुजारो, ठंडे फर्श पे सुलाओ। बूढ़ा आदमी 37 साल 75 ईयर्स का, उसको कोयटा की सर्दी में ले जाकर किस तरह तंग किया गया कि उनकी जिंदगी खतरे में थी। हमारी मांग सिर्फ ये है कि 90 दिन में करवाया जाए। अभी तो खान साहब ने आना है जी, अभी आप उनको तैयारी करें उनकी। खान साहब भी आ रहे हैं जेल में। ऑल राइट। जमहूरी जहन रखने वाला इंसान इलेक्शन के खिलाफ नहीं बात कर सकता कि इलेक्शन टाइम पर ना हो। हर वो शख्स जिसका कि जमहूरियत के ऊपर यकीन है और जो ये चाहता है कि उसके मुल्क में तरक्की हो, जैसा कि आपने कहा कि दुनिया ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 10 तरह के नहीं बल्कि हज़ारों तरह के ख़तरात हैं पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान इस तरह की पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और फाशिज्म का नक्शा पेश करता रहा, पाकिस्तान इन हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम सबको इसके बारे में यकजुबान हो के तो कहना चाहिए कि इलेक्शन फौरी तौर के ऊपर इन टाइम हो जाने चाहिए ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके। आप चूंकि अभी कह रहे थे कि असम्बली में हम नहीं बैठे हुए, हम प्रोग्राम ही कर रहे हैं और इमरान खान की टर्न है, अभी इमरान खान ने भी गिरफ्तार होना है, ये जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं इसके हवाले से भी बताइएगा। और साथ में ये कि अगर तो 90 रोज़ में नहीं होते इलेक्शन, आर्टिकल 6 लग जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, इलेक्शंस 90 रोज़ में ही होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, इसमें कोई शक नहीं, होने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आप कह रही हैं कि वो जो आइनी किरदार है इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब तो खुद आइन को नहीं मानते, वो तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। उन्होंने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को के मुताबिक ये 4 साल की हुकूमत की है। बहरहाल इलेक्शन तो होना चाहिए वक्त पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। मोहतरमा तसल्ली रखे, इलेक्शन वक्त पे होगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि मईशत की जो तबाही हो रही है इसका इनिशियल स्टेज कहाँ था, किसकी जमात की तरफ से जो है ये मुश्किलात खड़ी होनी शुरू हो गई। क्योंकि पीटीआई की बात करें तो वो पिछली हुकूमतों के कंधों पे डाल देते हैं और अभी जो मौजूदा पीडीएम है वो तो वैसे भी जो है वो पीटीआई के ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं कि साढ़े तीन साल जो हुकूमत रही है पीटीआई की, ये इनकी जिम्मेदारी है, इनकी गलती है, इन्होंने मईशत तबाह बर्बाद कर दिया, अभी हम ठीक करने आए थे,
हम ठीक कर रहे हैं और ठीक होगा, लेकिन ये अवाम के नज़दीक कहीं भी मौशियत संभलती हुई नज़र नहीं आ रही। आलमी जो अदारे हैं उनके नज़दीक पाकिस्तानी मौशियत संभलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो फिर ये दावे, ये ऐलानात और ये वादे कौन पूरे करेंगे, कब पूरे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के दरमियान छोड़े जा रहे हैं। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।